मिस्टर और मिसेस शर्मा के घर शादी के 5 साल के बाद जब बेटी ने जन्म लिया तो पूरे घर के लोग बहुत खुश थे। उसके पहले जन्मदिन पर उन लोगों ने शानदार पार्टी का आयोजन किया। शहर के नामी गिरानी लोग उस पार्टी में आए हुए थे। मिसेस शर्मा तो अपनी बेटी को एक पल के लिए भी खुद से दूर नहीं कर रही थी। तभी अचानक घर की लाइट चली गई और कोई मिसेस शर्मा की गोदी से बच्चे को छीन कर ले गया। मिसेस शर्मा शोर मचाने लगी। जब तक कोई कुछ समझ पाता पूरे घर की लाइट वापस आ गई, मगर उनकी बेटी का कोई पता नहीं था। सिक्योरिटी, कोई है? जल्दी से पता करो, अभी कोई ज्यादा दूर नहीं गया होगा। ढूंढो मेरी बेटी को। आप फिक्र ना करें, हो सकता है वो इस पार्टी को छोड़कर ही ना जा सका हो। हम लोग आसपास ढूंढने जाते हैं। अरे कोई पुलिस को भी तो फोन करो। हेलो, पुलिस स्टेशन। जैसे ही पुलिस स्टेशन खबर गई, इंस्पेक्टर राठौड़ और कामिनी जी तुरंत पार्टी में पहुंच गए और सारी घटना के बारे में जानकर मिस्टर शर्मा से सवाल करने लगे। यह पार्टी में जो भी लोग मौजूद हैं, तब आपने ही इनवाइट किए हैं या किसी और ने भी कुछ लोगों को इनविटेशन भेजे हैं? आप भी कैसी बातें कर रहे हैं सर? मेरी पार्टी है तो इनविटेशन भी मैं ही भेजूंगा ना। हमें सारे गेस्ट की लिस्ट चाहिए। गेस्ट की लिस्ट चाहिए? मतलब क्या है इसका? आप लोग हम पर शक कर रहे हैं? देखिए, एक छोटी बच्ची गायब हुई है और उसको ढूंढने के लिए हम सब पर शक करेंगे। हमें अपना काम करने दीजिए। कामिनी जी, आप तुरंत आसपास के रास्ते पर गाड़ियों की चेकिंग चालू करवा दीजिए। कोई भी गाड़ी बिना चेकिंग के आगे नहीं जानी चाहिए। इस बंगले के सीसीटीवी और आसपास के बंगले के सीसीटीवी के फुटेज चेक करिए, शायद कोई क्लू मिल जाए। यस सर। राठौर कामिनी जी अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, मगर मिसेस शर्मा का रो रो कर बुरा हाल था। मैम प्लीज आप रोना बंद कीजिए और हमारे साथ कोऑपरेट कीजिए। आपको किसी पर शक है? कामिनी जी की बात सुनकर मिसेस शर्मा ने नामे गर्दन हिला दी। मेरी बेटी पिछले 2 घंटे से लापता है और आप लोग यहीं पर सबसे पूछताछ कर रहे हैं। प्लीज उसे ढूंढ कर लेकर आइए। सर, आप मत समझाइए हमें कैसे काम करना है। गाड़ियों की तलाशी में कुछ हासिल हुआ या आसपास के सीसीटीवी कैमरा में कोई फुटेज मिली? पिछले 2 घंटे में इस घर से कोई भी गाड़ी बाहर नहीं गई है। केवल एक लोडिंग ऑटो ही यहाँ से निकला है और वो ऑटो केटरिंग सर्विसेज वालों का ही था। कैटरिंग सर्विस वाले का ऑटो? शर्मा जी, आपकी कैटरिंग कौन देख रहा था? उसे बुलाइए। इंस्पेक्टर राठौर के कहने पर तुरंत कैटरिंग वाले को बुलाया जाता है, मगर कैटरिंग वाला इंस्पेक्टर के सामने आते हुए कांप रहा था। क्या हुआ? इंस्पेक्टर राठौर का नाम सुनकर अपनी दादी नानी याद आ गई? यदि डर लगता है तो गलत काम क्यों करते हो? सर, मैंने कोई गलत काम नहीं किया, वो तो बस ऐसे ही। जब घर की लाइट गई थी और बच्ची गायब हुई थी, उसके बाद तुम्हारा लोडिंग ऑटो इस घर से रवाना हुआ था। उस लोडिंग ऑटो में क्या था? मैम, पार्टी लगभग खत्म होने वाली थी। जो एक्स्ट्रा बर्तन और सामान था वो सब लोडिंग ऑटो में भिजवाया था। वो ऑटो तुम्हारा परमानेंट है या रैंडम किसी को बुलाते हो? सर, वैसे तो हमारा परमानेंट ऑटो है, मगर कल वो खराब हो गया था, इस कारण उस ऑटो वाले ने अपने दोस्त को भेजा था। उस ऑटो वाले का नंबर मिल जाएगा या कोई पता या ठिकाना? कामिनी के पूछने पर कैटरिंग वाले ने उस ऑटो वाले का मोबाइल नंबर दे दिया। कामिनी ने अपने मोबाइल से उस नंबर को डायल किया तो नंबर स्विच ऑफ आ रहा था। तभी सन्नाटे को चीरते हुए मिस्टर शर्मा की फोन की रिंग बजने लगी। हेलो, कौन? मुझे नहीं पहचाना? इतनी जल्दी भूल गया शर्मा? अपनी बेटी की खैरियत चाहता है तो अपने आसपास इकट्ठा हुई भीड़ को अपने अपने घर रवाना करो और इंस्पेक्टर को भी विदा करो, उसके बाद मुझसे बात करना। अपहरणकर्ता की बात सुनकर मिस्टर शर्मा हाथ जोड़कर सभी को अपने घर रवाना करते हैं। फिर इंस्पेक्टर राठौर और कामिनी जी से भी जाने की गुजारिश करने लगे। सर, आप खामखा परेशान हो रहे हैं, हमें अपना काम करने दीजिए। जल्दी आपकी बेटी को ढूंढ लेंगे। यदि मेरी बेटी जिंदा रही तो ही तो उसे ढूंढ पाओगे ना। अभी आप लोग चले जाइए। मिस्टर शर्मा के बार बार इंसिस्ट करने पर वे लोग उनके घर से बाहर आ गए। सर, आपने आसानी से शर्मा की बात मान ली। हमें रुककर वहाँ पर थोड़ी पूछताछ तो करनी थी। कामिनी, उस बच्ची को ढूंढने के लिए हमारा बाहर आना जरूरी था, क्योंकि बच्ची वहां से निकल चुकी थी। यदि हम लोग जिद कर वहां पर रुकते तो हो सकता है वो किडनैपर बच्ची को नुकसान पहुंचाता। उसकी सुरक्षा के लिए मैंने ये कदम उठाया। मगर सर, अब क्या? फिक्र मत करो, मैंने शर्मा के घर से निकलने से पहले उनके घर में एक ट्रांसमीटर फिट कर दिया है। उन लोगों की सारी बातें हमें आराम से सुनाई देगी।
सर आप तो कमाल हो, ऐसा कैसे कर लेते हैं आप? अपना तो ऐसा ही है। घर के बाहर राठौर और कामिनी बात कर रहे थे, तभी शर्मा के फोन पर दोबारा किसी का फोन आया। तुमने सभी को खुद से दूर भेजकर बहुत अच्छा काम किया। अगर अब अपनी बेटी से मिलना चाहते हो तो 20 लाख रुपए लेकर शहर के बाहर स्थित ढाबे पर रात के 2 बजे पहुंच जाना। मिस्टर शर्मा किडनैपर की बात मान लेते हैं और तुरंत 20 लाख रुपए के इंतजाम में जुट जाते हैं। दूसरी तरफ इंस्पेक्टर राठौर और कामिनी ने किडनैपर और मिस्टर शर्मा की पूरी बात सुन ली थी। सर इस किडनैपर ने तो बड़ा हाथ मारा है। उसका पाला राठौर से है। हाथ मारा है कि मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डाला है। अपनी पूरी टीम को अलर्ट कर दो, उसे पता चल जाएगा। सादे कपड़ों में उस ढाबे के आसपास सब लोग मौजूद रहे। इंस्पेक्टर राठौर और कामिनी की पूरी टीम अलर्ट होकर ढाबे के आसपास चौकसी करने लग जाती है। तभी मिस्टर शर्मा अपनी कार लेकर वहां पहुंचते हैं। तभी मिस्टर शर्मा का फोन बजने लगता है। फोन पर उनकी बेटी की रोने की आवाज सुनाई दे रही थी। बेटा कहाँ है? लाडो घबरा मत, तेरे पापा आ गए हैं, तू जल्दी हमारे पास होगी। मिस्टर शर्मा बात कर ही रहे थे कि फोन कट गया। हेलो हेलो हेलो। तभी मोबाइल पर एक मैसेज आया। मिस्टर शर्मा, अपनी बेटी की आवाज सुन लेना। अब यदि उससे मिलना चाहते हो तो तुम्हारी गाड़ी की डिक्की में जो पैसे रखे हैं उसे चुपचाप टेबल नंबर 3 पर रखकर चले जाओ। तुम्हारी बेटी तुम्हारे घर पहुंच जाएगी। मिस्टर शर्मा दोबारा उस नंबर पर फोन लगाने की कोशिश करते हैं, मगर फोन नॉट रीचेबल था। उनके पास किडनैपर की बात मानने के अलावा कोई चारा ना था, तो चुपचाप पैसे निकालकर टेबल पर रखकर चले गए और घर पर अपनी बेटी का इंतजार करने लगे। तभी उनके घर की डोरबेल बजी। मिस्टर शर्मा ने तुरंत उठकर दरवाजा खोला तो सामने इंस्पेक्टर राठौर और कामिनी खड़े थे। आप लोग यहाँ? आपसे कहा था ना इस केस से दूर रहना। आपको तो सर का शुक्रिया कहना चाहिए, आपके पैसे भी बच गए और बेटी भी। ये लीजिए। और ये रहा आपका गुनहगार। कहते हुए उन्होंने किडनैपर को मिस्टर शर्मा के आगे खड़ा कर दिया। किडनैपर कोई और नहीं बल्कि उनकी दुकान पर काम करने वाला एक लड़का ही था, जिसे कुछ दिन पहले मिस्टर शर्मा ने चोरी करते हुए पकड़ लिया था और उसे नौकरी से निकाल दिया। तू तो आस्तीन का सांप निकला। पहले मेरी दुकान पर हाथ मारा और फिर मेरी बेटी पर। उस मासूम ने तेरा क्या बिगाड़ा था? बिगाड़ा तो मेरी बेटी ने भी तेरा कुछ नहीं था, मगर जब मैंने उसके इलाज के लिए पैसे चोरी की तो तूने मुझे नौकरी से निकाल दिया। मेरे पास पैसे भी नहीं थे। मेरे हाथों में मेरी बेटी ने दम तोड़ दिया। तभी मैंने सोच लिया था कि बच्चे का दर्द क्या होता है तुझे अच्छे से समझाऊंगा, तुझसे पैसे भी ले लूंगा और बेटी भी नहीं दूंगा। मुझे नहीं पता था कि तूने अपनी बेटी के लिए चोरी की थी। अरे उसके इलाज के लिए पैसे मांग कर तो देखता, मैं ऐसे ही दे देता। मैंने तो तुझे सुधरने का एक मौका दिया था, इसलिए चोरी करने के बाद भी पुलिस स्टेशन नहीं भेजा, मगर तूने ही। कहते हुए गुस्से में मिस्टर शर्मा किडनैपर को मारने लगे। शर्मा जी बस कीजिए, अपने गुस्से पर कंट्रोल कीजिए। और तुम्हें अपनी बेटी की तकलीफ से गुजरने के बाद भी किसी और की बच्ची को तकलीफ देते हुए शर्म नहीं आई? अब तो तेरा फैसला कानून ही करेगा। चल चुपचाप। किसी भी केस को सॉल्व करने में आपका मुकाबला नहीं है सर, आप कमाल हो। अपना तो ऐसा ही है। क्या बात है सर, आज आप बहुत रिलैक्स लग रहे हैं। कई दिनों से कोई स्ट्रेस देने वाला केस जो नहीं आया। लुट गया मैं सर, मैं लुट गया। किसी ने मेरी दुकान का सारा सोना लूट लिया। सर ये तो ब्रिजेश जी हैं, शहर की सबसे बड़ी ज्वेलरी शॉप के मालिक। सर आप पानी पीजिए। अब आराम से बताइए क्या हुआ था। सर कल रात को रोज की तरह मैंने अपनी ज्वेलरी की दुकान में ताला लगाया था, अच्छे से चेक करके। बाहर गार्ड भी था, पर फिर भी मेरी दुकान का सारा सोना चोरी हो गया। मैं तो लुट गया सर, मैं तो लुट गया।
क्या आपकी दुकान में सीसीटीवी है? हाँ सर है, और सीसीटीवी का कनेक्शन मेरे फोन से है। ये देखिए। इसने तो मास्क पहन रखा है। क्या आपकी दुकान के आसपास कोई और दुकान के बाहर सीसीटीवी है? जी सर, वहाँ एक मेडिकल शॉप है जहाँ 24 आवर सीसीटीवी चलता है। ठीक है, वहाँ जाकर चेक करते हैं, शायद कोई सुराग मिल जाए। सुनो, मुझे कल रात के इस बाहर वाले सीसीटीवी की फुटेज चाहिए, लगभग 2 बजे के आसपास वाले। जी सर। अच्छा, इसमें भी मास्क है। सर मैंने इस आदमी को देखा है। पक्का? जी सर, कुछ दिनों से ये रोज मेरी दुकान पे आता था और यहाँ वहाँ देखता रहता था। मैंने कई बार इससे पूछा कि क्या चाहिए, पर ये कुछ बोलता ही नहीं था। तो इसका मतलब इसकी शक्ल पहले की सीसीटीवी फुटेज में मिल जाएगी। जी सर, यही है सर, यही है वो। लेकिन तुमने इसे मास्क में कैसे पहचान लिया? सर मास्क में भी उसकी आंखें याद है मुझे। ठीक है कामिनी, इस आदमी का पता लगाओ। ये तो एकदम हूबहू है। जी सर, पर दोनों में से ये फोटो वाला कौन है मुझे समझ नहीं आ रहा, इसलिए मैं दोनों को यहाँ ले आई हूँ। ठीक है सर, मैं आलोक हूँ और ये शलोक है। हम दोनों थिएटर में ही काम करते हैं। कल रात आप दोनों कहाँ थे? हम कहाँ होंगे, अपने घर पर सो रहे थे। शलोक तुम कितने बजे रात को सोए? लगभग 12 बजे। और तुम? मैं तो 11 बजे ही सो गया था। अच्छा, तुम दोनों के एक केस के सिलसिले में यहाँ बुलाया था। ब्रिजेश ज्वेलर के यहाँ चोरी हुई है और मुजरिम तुम्हारी ही तरह दिखता है। वो कोई और होगा सर, हम चोर नहीं है। और सर आपको हमारी बातों पर यकीन नहीं हो रहा है तो हमारे घर वालों से पूछताछ कर लीजिए। वो तो हम करेंगे ही, काम है हमारा। अब आप लोग जाइए, आगे आपकी जरूरत पड़ेगी तो वापस बुलाएंगे। सर इन दोनों में से चोर कौन है? ये तो मुझे भी नहीं पता, पर जल्द ही पता लगा लूंगा। मुझे तो लगता है ये दोनों के दोनों चोर हैं, मिलकर चोरी कर रहे हैं। हो सकता है और नहीं भी। कामिनी, इन दोनों की सारी डिटेल्स चाहिए मुझे, यहाँ तक इनकी मेडिकल हिस्ट्री भी। जी सर। हाँ कामिनी बोलो। सर इनकी मेडिकल हिस्ट्री तो नहीं मिल पाई, पर इनके एक फैमिली डॉक्टर हैं जो बचपन से इन दोनों का ट्रीटमेंट कर रहे हैं। उनका नाम डॉक्टर जय है। मैं आपको उनका एड्रेस टेक्स्ट कर देती हूँ। गुड वर्क कामिनी। जी सर बोलिए, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ? ये आलोक और शलोक जो आइडेंटिकल ट्विंस हैं, इन दोनों में कोई डिफरेंस है क्या जिससे पहचाना जा सके कि आलोक कौन है और शलोक कौन? सर वैसे तो कोई देखकर पहचान नहीं सकता, यहाँ तक कि उनके परिवार वाले भी उनको पहचान नहीं सकते। पर एक डिफरेंस है। क्या? शलोक को एक अजीब बीमारी है। वो लाउड नॉइज सुनते ही कॉन्शियसनेस खो देता है, कुछ मिनट के लिए फ्रीज हो जाता है। ओह थैंक यू सो मच डॉक्टर, आपने मेरी केस सोल्व करने में बहुत मदद कर दी। यू आर वेलकम सर। सर आपको कोई क्लू मिला? क्लू नहीं, मुझे तो हुक्म का इक्का मिला है। मैं समझी नहीं। तुम्हें समझने की जरूरत नहीं है, बस देखती जाओ। मैडम, आपने रिसेंट ज्वेलरी शॉप की चोरी के बारे में तो सुना ही होगा। जी सर। मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से चोर नेक्स्ट टारगेट आपकी शॉप को बनाएंगे। क्या? ये तो नहीं बता सकता, पर मेरे पास प्लान है जिससे आपकी ज्वेलरी शॉप में चोरी नहीं होगी।
जैसा मैंने कहा है वैसा ही कर दीजिए बस। ओके सर। तो चोर शलोक है। आपको कैसे पता सर? क्योंकि शलोक को बीमारी है, वो लाउड नॉइज सुनकर पैनिक हो जाता है। ये आप कैसे कर लेते हो सर? अपना तो ऐसा ही है। केस सोल्व। शलोक की आइडेंटिफिकेशन भी हो गई और उसके खिलाफ स्ट्रॉन्ग एविडेंस भी मिल गई। सर आप तो कमाल है। हेलो। ओके, हम अभी पहुंच रहे हैं। कहाँ जाने की तैयारी है कामिनी जी? सर HDDC बैंक से फोन आया था, वहाँ चोरी हुई है 1 करोड़ की। थैंक गॉड चोर ने 2-4 लाख चुरा कर अपनी इंसल्ट नहीं करवाई। पकड़ने में मजा आएगा इसे। चलिए। कहाँ सर? चोरी कहाँ हुई है? ओह सॉरी सर, मतलब यस सर। सर मैं धीरज गुप्ता, बैंक का मैनेजर। सर मैं और एक सहकर्मी बैंक 10 बजे पहुंचे तो देखा बाहर गार्ड सोहन बेहोश पड़ा था और गेट का ताला टूटा हुआ था। अंदर जाकर देखा तो लॉकर खाली था। गार्ड कहाँ है? सर उसे एक स्टाफ के साथ सरकारी हॉस्पिटल भेजा है। बैंक की रखवाली के लिए रात में कितने गार्ड रहते हैं? आमतौर पर तो 2 गार्ड रहते हैं, पर पिछले 5 दिन से एक गार्ड छुट्टी पर है, अपने गांव मलसाज गया है। सर जो गार्ड बेहोश हुआ था वो आ गया। तबीयत कैसी है अभी? सर अभी ठीक हूँ। सर कितने की चोरी हुई है? आपके मैनेजर जी के हिसाब से पूरे 1 करोड़ की। आई एम सॉरी सर, मेरे रहते ये चोरी हो गई, लेकिन कसम से सर अगर चोर मेरे सामने से आते तो मैं उनका गला दबा देता। कोई बात नहीं सोहन जी, सब वक्त का खेल है, जो गीदड़ शेर पर वार कर जाता है। आप टेंशन मत लीजिए, हम आ गए हैं ना, पकड़ लेंगे। वैसे ये सब हुआ कब था? तकरीबन 12 बजे। मैं चेयर पर बैठा हुआ था कि अचानक पीछे से किसी ने मेरी गर्दन पर इंजेक्शन से कुछ इंजेक्ट किया। बस मुझे इतना ही याद है सर। उसके बाद मेरे साथ क्या हुआ मुझे कुछ नहीं पता। धीरज जी आपका सीसीटीवी रूम किधर है? सॉरी सर, मैं आपको बताना भूल गया था कि चोर अपने साथ हार्ड डिस्क भी ले गए हैं। कोई बैकअप? नो सर। इंटरेस्टिंग। HDDC बैंक के पास सीसीटीवी के बैकअप का कोई अरेंजमेंट नहीं है। सर 5 दिन हो चुके हैं, लेकिन हम बैंक लूट के केस में 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ पाए हैं। ऐसे में ये केस कैसे सॉल्व होगा सर? टेंशन मत लीजिए कामिनी जी, केस सॉल्व नहीं होगा तो इसका भी इलाज है मेरे पास। कैसा इलाज सर? केस फाइल बंद करके पेंडिंग केसेस में डाल देंगे, पर टेंशन नहीं लेने का। अरे सर आप भी। सर कॉल है। प्लीज गो अहेड। हेलो, जूनियर सब इंस्पेक्टर कामिनी स्पीकिंग। क्या सर, बैंक लूट का केस क्लोज नहीं करना पड़ेगा? मतलब? सर इन्हीं के इलाज के लिए बैंक से लूटे गए पैसों में से 4 लाख डिपॉजिट किए गए हैं। हॉस्पिटल स्टाफ ने बताया कि वो इनकी बेटी है। वैसे तो उनकी 2 बेटियां हैं, लेकिन जिसने पैसे जमा करवाए हैं उसका नाम महिमा है और मैंने उसकी सारी डिटेल ले ली है सर। महिमा का एड्रेस क्या है? संभल कर। सर
ओह गॉड। कामिनी जी, इस ब्रेसलेट के फोटो सभी ज्वेलर्स को भेजो और इमीडिएटली रिस्पॉन्ड करने को बोलिए। और इसके साथ साथ मुझे 1 घंटे के अंदर अंदर महिमा के फोन के CDR और इस फोन के कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी चाहिए। महिमा का नंबर सर? हॉस्पिटल बिल में होगा और ये फोन भी उसी का है। कातिल इसे मारने के बाद अपना फोन तो छोड़कर नहीं गया होगा ना? जी सर। सॉरी सर। महिमा की बहन संध्या का एड्रेस भी लिया था ना अपने हॉस्पिटल से कामिनी जी? जी आप लोग? हाय संध्या जी, मैं असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर कामिनी और ये सीनियर इंस्पेक्टर मिस्टर राठौर। आप महिमा की बहन संध्या है ना? जी। आपके पिताजी जीवन हॉस्पिटल में एडमिट है ना? जी मैं वहीं जा रही हूँ, लेकिन बात क्या है? आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? वो एक्चुअली आपकी बहन का किसी ने उनके ही घर में रस्सी से गला दबाकर मर्डर कर दिया है। नहीं, ये नहीं हो सकता। कल रात ही तो मिली थी वो। संभालिए अपने आप को संध्या जी, प्लीज। किसी ने मेरी बहन को। ये तो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा। उसी सिलसिले में आपसे कुछ पूछने आए हैं। पूछिए। कल महिमा ने अपने पिताजी के इलाज के लिए हॉस्पिटल में 4 लाख रुपए जमा किए थे। आप बता सकती हैं कि इतने रुपए उनके पास कैसे हैं? नहीं पता सर, लेकिन इतना जरूर पता है कि वो लोन के लिए ट्राई कर रही थी। हमें महिमा की बॉडी के पास से ये ब्रेसलेट मिला है। क्या आप इसे पहचानती हैं? जी नहीं। कामिनी जी, इमीडिएटली ईमेल चेक करो। शायद किसी ज्वेलर का ईमेल आया हो। जी सर, भांडुप ज्वेलर्स का मेल आया है। गॉट इट सर। एड्रेस मिल गया। धीरज गुप्ता, साकीनाका हाउस नंबर 11। सर, महिमा की CDR भी आ गई और उसकी डेड बॉडी पर जो फोन मिला है वो भी उसी का है। उसके कॉन्टैक्ट डिटेल्स में एक धीरज और धीरू लव का फोन है जिस पर रोजाना बात होती थी उसकी, सुबह, दोपहर, शाम, रात को भी। और सबसे ज्यादा कमाल है, इतने सारे धीरज। बैंक के मैनेजर का नाम भी धीरज है। एक काम कीजिए, बैंक में फोन करके मैनेजर धीरज का एड्रेस पता कीजिए, फास्ट। हेलो HDDC बैंक। जी मैं असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर कामिनी बोल रही हूँ। जी मुझे बैंक मैनेजर धीरज जी से बात करनी है। ओके, आप मुझे उनका एड्रेस दे दीजिए। थैंक यू। सर, मैनेजर धीरज बैंक में नहीं है, लेकिन उसका जो एड्रेस मिला है और ब्रेसलेट वाले धीरज का एड्रेस सेम ही है। पांडे, जल्दी से धीरू लव नंबर को ट्रैक करो इमीडिएटली। सर, धीरू लव ही क्यों? धीरज वाला नंबर ट्रैक क्यों नहीं करना? वो ऑफिशियल फोन है, बंद होगा। सर, वो एयरपोर्ट की ओर जा रहा है। कामिनी को ट्रैकिंग का लिंक भेजो। कामिनी जी, लेट्स गो। कामिनी जी, आपका मोबाइल सिग्नल और धीरज का मोबाइल सिग्नल पास पास ही है। 50 मीटर का डिफरेंस होगा। उसकी गाड़ी सिग्नल पर रुकी हुई है, शायद सिग्नल में मूवमेंट रुक गया है। यस पांडे जी, यहाँ आगे सिग्नल है। सर, शायद धीरज उस कार में है। धीरज, रुक जाओ, तुम अब भाग नहीं सकते। हाँ, मैंने ही बैंक से 1 करोड़ चुराए थे, क्योंकि मैं नौकरी के लिए पैदा नहीं हुआ। मुझे जल्द से जल्द अमीर आदमी बनना था। मैं ये देश छोड़कर बाहर कुछ बड़ा करना चाहता था और इसके लिए मुझे पैसे चाहिए। बैंक में चोरी करना मुझे इजी और अच्छा शॉर्टकट लगा, इसलिए मैंने चोरी की। महिमा को क्यों मारा? महिमा मेरी गर्लफ्रेंड थी। पैसों की चोरी के बाद मुझे शक था पुलिस मेरे घर की तलाशी ले सकती है, इसलिए मैंने वो बैग महिमा के घर पर छुपा दिया। लेकिन उसे पता चल गया और उसने मुझे बिना बताए उसमें से 4 लाख रुपए निकालकर अपने पिता के इलाज के लिए हॉस्पिटल में जमा करवा दिए, जिसके बाद हम दोनों के बीच बहुत झगड़ा हुआ और उसी झगड़े में टेंशन के चलते मेरे मुंह से निकल गया कि वो पैसा चोरी का है, जिसे अभी खर्च नहीं कर सकते। चोरी का पता चलते ही वो आप लोगों को सब बता देने की धमकी देने लगी। मेरा गुस्सा बढ़ गया और मैंने उसे मार दिया।
जिंदगी में जब भी कोई इंसान सफल बनने के लिए मेहनत को छोड़कर शॉर्टकट अपनाता है तो उसका वही हाल होता है जो तुम्हारा हुआ है। अब शायद तुम खुले आसमान का सूरज कभी नहीं देख पाओगे, उम्र भर जेल में ही सड़ोगे और शायद यहीं मर जाओगे। रात के तकरीबन 2 बजे थे। संजय अपने कमरे में आराम से सो रहा था। तभी उसके मोबाइल पर नरेंद्र का कॉल आता है। संजय, संजय, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। संजय, मुझे अभी सेंटर 1 के पास आकर मिलो और वो बैग। इतना कहते ही कॉल कट हो गया। संजय को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसने अपना मोबाइल लिया और सेंटर 1 के लिए निकल गया। संजय बहुत देर तक वहां नरेंद्र का इंतजार करता रहा। बहुत देर इंतजार करने के बाद नरेंद्र वहां नहीं आया। संजय ने कॉल ट्राई किया पर फोन स्विच ऑफ आ रहा था। ये नरेंद्र भी ना खुद चैन से रहता है ना मुझे रहने देता है। अगले दिन एक अननोन नंबर से कॉल आता है। हेलो, कौन? आप संजय बात कर रहे हैं? जी हाँ, बोलिए। आप जल्द से जल्द नरेंद्र के घर आ जाइए। क्यों सर, क्या हो गया? और नरेंद्र कहाँ है? तुम्हें सब समझ में आ जाएगा, बस नरेंद्र के घर आ जाओ। संजय बिना वक्त गवाए नरेंद्र के घर पहुंचा। अपने सामने नरेंद्र की लाश देखकर संजय के पैरों तले जमीन खिसक गई। सामने नरेंद्र की लाश पड़ी थी। मिस्टर संजय, क्या आप नरेंद्र के दोस्त हैं? जी हाँ, पर ये सब कब हुआ और कैसे हुआ? कब हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, किसने किया, ये सब जल्द ही पता चल जाएगा। फिलहाल आप हमें ये बताएं कि नरेंद्र ने आपको कॉल क्यों किया था? लास्ट कॉल आप ही का है। संजय ने सारी बात इंस्पेक्टर राठौर को बताई। उसके बाद नरेंद्र की डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल भेज दिया गया। इंस्पेक्टर राठौर इस केस की पूरी छानबीन कर रहे थे। 2 दिन बाद जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई तो उसे देखने के बाद इंस्पेक्टर राठौर सीधे संजय के पास गया। कुछ देर उससे बात करने के बाद इंस्पेक्टर राठौर वहां से निकल गए। आपको क्या लगता है सर, किसने किया होगा नरेंद्र का खून और क्यों? खूनी बहुत शातिर है सर, ना घर में कोई तोड़ फोड़ और ना ही चोरी। कामिनी, ये केस ऊपर से जितना सीधा दिख रहा है उतना है नहीं। ऐसी कोई तो कड़ी है जो हमारी नजर से छूट रही है। क्या सर? एक बात तो साफ है कामिनी, खूनी सिर्फ खून करने के लिए वहां नहीं आया था। जरूर उसे कुछ ना कुछ चाहिए था। इंस्पेक्टर राठौर ने नरेंद्र की कॉल हिस्ट्री निकाली। उसके पिछले कई महीनों का रिकॉर्ड चेक किया। वो कहां गया था, कौन से रेस्टोरेंट पे रुका था, किससे मिला था। सर, ऐसा तो नहीं कि संजय ने ही नरेंद्र का खून किया हो और हमें गुमराह करने के लिए कोई कहानी बता रहा हो? होने को तो बहुत कुछ हो सकता है कामिनी, लेकिन कानून सबूत मांगता है और हमें खूनी को सबूत के साथ पकड़ना होगा। एक रेस्टोरेंट से बाहर आते वक्त वो एक अनजान इंसान से टकराया। वो सॉरी बोलकर वहां से चला गया। इंस्पेक्टर राठौर के हाथ केस से जुड़ा कोई सबूत नहीं आ रहा था। कुछ दिन बाद कामिनी और इंस्पेक्टर राठौर नरेंद्र के घर गए। नरेंद्र के कमरे में दोनों जैसे ही गए तो संजय वहां पहले से ही मौजूद था। उन्हें वहां देख संजय घबरा गया। क्या बात है मिस्टर संजय, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? लगता है हमसे ज्यादा तो आप इस केस में इंटरेस्टेड हैं। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। तो कैसा है, आप ही बताइए। संजय ने बताया कि उसने नरेंद्र का खून होने से पहले उसे 2 लाख रुपए दिए थे। उसे लगा कि वो पैसे उसने घर में ही कहीं रखे होंगे, इसीलिए वो ढूंढने के लिए वहां आया था। इंस्पेक्टर राठौर ने संजय को वार्न किया कि वो नरेंद्र के घर के आसपास नहीं आएगा और जब तक केस खत्म नहीं होता वो शहर छोड़कर नहीं जा सकता। कुछ दिन बाद इंस्पेक्टर राठौर एक चाय की दुकान पर चाय पी रहे थे। तभी कामिनी का कॉल आता है। हाँ, बोलो कामिनी। सर, आप कहाँ हो? केस के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन मिली आपको? हाँ कामिनी, इन्फॉर्मेशन तो मिली है। नरेंद्र ने अपने घर में कोई बहुत कीमती चीज छुपा रखी है। हम कल सुबह ही वहां जाएंगे और चेक करेंगे। आज रात को एक जरूरी काम से मुझे बाहर जाना है। ओके कामिनी। ओके सर।
इंस्पेक्टर राठौर वहां से चले गए। उस रात को तकरीबन 1 बजे एक आदमी नरेंद्र के घर में घुसा। उसने पूरे काले रंग के कपड़े पहने हुए थे, मुंह ढका हुआ था। वो नरेंद्र के कमरे में कुछ ढूंढ रहा था। तभी लाइट जली। इंस्पेक्टर राठौर और कामिनी भी वहीं थे। उस आदमी ने वहां से भागने की कोशिश की, मगर कामिनी ने उसे पकड़ लिया। उस आदमी ने बताया कि उसका नाम सुंदर है और वो एक छोटा मोटा गुंडा है। चोरी करना, किडनैप करना, किसी को धमकी देना, यही सारे काम वो करता है। तभी उसके मोबाइल पर बिल्लू का कॉल आया। फोन उठा और अपने साथी को बोल कि तुझे डायमंड मिल गया है और उसे सेंटर 1 के पास आकर मिलने को बोल। उस आदमी ने वैसा ही किया जैसा इंस्पेक्टर राठौर ने कहा था। थोड़ी देर बाद बिल्लू वहां पहुंच गया। वो सुंदर के पास गया। तू पागल हो गया है क्या सुंदर? यहाँ क्यों बुलाया है मुझे? और डायमंड कहाँ है? तभी छुप कर बैठे कामिनी और इंस्पेक्टर राठौर सामने आए और बिल्लू को पकड़ लिया। इतनी भी क्या जल्दी है बिल्लू साहब? अभी तो आपकी ससुराल में खातिरदारी बाकी है। अब चलें। अगले दिन इंस्पेक्टर राठौर ने संजय को थाने में बुलाया। आइए आइए संजय साहब, कैसे हैं आप? हाल चाल ठीक तो है ना? आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? नरेंद्र के खूनी के बारे में कुछ पता चला क्या? सब पता चल जाएगा, जरा पीछे मुड़कर तो देखिए। संजय ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि सामने नरेंद्र खड़ा था और वो भी जिंदा। सर, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आपको इस बात का पता कैसे चला कि नरेंद्र जिंदा है? इंस्पेक्टर राठौर ने बताया कि जब वो छानबीन करने के लिए रेस्टोरेंट गए थे, तब एक आदमी उनसे टकराया था। वो सुंदर ही था। उसके हाथ में एक कीमती ब्रेसलेट था। ये वही ब्रेसलेट था जो उस दिन उन्होंने नरेंद्र के घर उसकी तस्वीर में देखा था, लेकिन वो श्योर नहीं थे। लेकिन उसके अगले दिन जब वो चाय पीने के लिए दुकान पर गए, तब ये सुंदर चुपके से उन पर नजर रख रहा था। उनका शक तब यकीन में बदल गया। इसीलिए उन्होंने कीमती सामान नरेंद्र के घर होने की बात की, ताकि ये वहां जाए और वो उसे पकड़ ले। और हुआ भी वैसा ही। ये वहां आया और पकड़ा गया। वाह सर, क्या बात है। लेकिन सर, एक बात समझ नहीं आई। नरेंद्र की डेथ हो गई थी, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी आ गई थी, हम खुद इस केस को हैंडल कर रहे थे, तो नरेंद्र जिंदा कैसे है? और अगर नरेंद्र जिंदा है तो वो लाश किसकी थी सर? कहानी में असली ट्विस्ट तो अब आया है कामिनी। जब मैं पोस्टमार्टम की रिपोर्ट लेकर संजय के घर गया, क्योंकि पोस्टमार्टम में नरेंद्र की बॉडी में शराब पाई गई है, और संजय ने मुझे बताया था कि नरेंद्र शराब नहीं पीता था। कल इन दोनों को पकड़ने के बाद जब मैंने इस ब्रेसलेट के बारे में पूछा, तो उसने बताया कि यह ब्रेसलेट नरेंद्र का नहीं बल्कि वीरेंद्र का है। ये वीरेंद्र कौन है सर? नरेंद्र और वीरेंद्र सगे भाई हैं। नरेंद्र और वीरेंद्र वीर प्रताप के बेटे हैं। वीर प्रताप ने अपने दोनों बेटों को अपनी जायदाद बराबर बांट कर दी थी और दोनों को एक जैसा ब्रेसलेट भी दिया था। लेकिन जो डायमंड बहुत ज्यादा कीमती था, वो वाला ब्रेसलेट नरेंद्र को दिया था, क्योंकि वीरेंद्र को शराब पीने की आदत थी और इस बात से उसके पिता नाराज थे। अपने पिता की मौत के बाद वीरेंद्र हमेशा नरेंद्र को डायमंड को लेकर धमकाता। उस रात जब नरेंद्र ने संजय को कॉल किया, तब नरेंद्र डायमंड की जिम्मेदारी संजय को देना चाहता था, लेकिन उससे पहले ही वीरेंद्र इन 2 गुंडों के साथ नरेंद्र के घर गया। नरेंद्र और वीरेंद्र के बीच वहां हाथापाई हुई। बिल्लू ने नरेंद्र के सिर पर वार करना चाहा, लेकिन गलती से वीरेंद्र को चोट आई। सर से ज्यादा खून बहने के कारण वीरेंद्र की मौत हो गई। नरेंद्र को किडनैप करके रखा। जब वीरेंद्र की मौत हो गई, तो बिल्लू ने उसके हाथ से ब्रेसलेट चुरा लिया और यहीं उसने गलती कर दी। वाह सर, क्या बात है। आपने तो घास में सुई ढूंढने के बराबर अपने खूनी को पकड़ा है। आपका जवाब नहीं सर, कमाल कर दिया। अपना तो बस ऐसा ही है। रात का समय था। डैनियल खाना खा के अपने कमरे में चला गया। उसके हाथ में एक टेडी था
जिसे वो टीटू के नाम से बुला रहा था। डैनियल की उम्र 24 साल की थी, लेकिन उसका दिमाग एक 10 साल के बच्चे की तरह था। टीटू, मैंने ना आज पेट भर के खाना खाया। तुमने खाया ना? आज तो कुक अंकल ने बहुत अच्छा खाना बनाया था। तभी डैनियल के पापा मैथ्यू वहाँ आ जाते हैं। वो डैनियल को कुछ गोलियां देते हैं जिससे उसकी दिमागी हालत में सुधार आ जाए। बेटा डैनियल, जल्दी से ये मेडिसिन फिनिश करो। चलो, यू आर अ गुड बॉय ना? नो पापा, वो दवाई बहुत कड़वी है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। उसे खाने से मेरे सर में दर्द होने लगता है। डैनियल दवाई लेने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन मैथ्यू ने उसे समझाया और दवाई खिलाई। मैथ्यू डैनियल का बहुत ख्याल रखता, लेकिन ये बात मैथ्यू का दूसरा बेटा एरिक को बिल्कुल पसंद नहीं थी। वो डैनियल से हमेशा जलता रहता। उसे ऐसा लगता जैसे डैनियल की वजह से उसके पापा उस पर ध्यान नहीं देते हैं। डैनियल का एक डॉगी भी था। डैनियल हमेशा उसको अपने साथ रखता। एक दिन एरिक अपने रूम में ड्राइंग कर रहा था। डैनियल खेलते खेलते उसके कमरे में पहुंच गया। तुम ये क्या कर रहे हो? मुझसे बिना पूछे तुम अंदर कैसे आए? I'm sorry एरिक भाई, I'm sorry। डैनियल एरिक से माफी मांग रहा था, लेकिन एरिक ने उसे धक्का दे दिया और सामने रखे रंग उस पेंटिंग पर उड़ गए। इस बात से एरिक और भी गुस्सा हो गया और डैनियल को रूम से बाहर निकाल दिया। डैनियल रोते रोते अपने कमरे में चला गया। एरिक को डैनियल पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसी रात डैनियल खाना खा के अपने कमरे में चला गया। रात के तकरीबन 11 बजे एरिक गुस्से से डैनियल के कमरे में जाता है। उसके हाथ में एक नुकीला ब्रश था। भाई, तुम्हारी वजह से मेरे पापा मुझसे प्यार नहीं करते। सब हर वक्त सिर्फ तुम्हारे आसपास रहते हैं। डैनियल का ध्यान रखो, उसे खाना दो, नाश्ता दो, उसकी दवाई। सिर्फ डैनियल डैनियल डैनियल। मैं तो जैसे इस घर में हूं ही नहीं। आज जब तुम मेरे कमरे में आए थे और मेरी पेंटिंग खराब की थी, तब मुझे ऐसा लगा था जैसे। अगली सुबह जब एक नौकर डैनियल के कमरे में गया तो नौकर जोर से चिल्लाया। नौकर की आवाज सुनकर मैथ्यू और माइकल दोनों डैनियल के कमरे की ओर दौड़े। सामने का नजारा देखकर दोनों दंग रह गए। एरिक के हाथों में वही ब्रश था। उसके हाथ और ब्रश पर खून लगा था। डैनियल एक कोने में डर कर बैठा हुआ था और जमीन पर डैनियल की डॉगी की लाश पड़ी थी। उसके गर्दन पर उसी ब्रश से वार किया गया था। ये सब क्या है एरिक? तुमने डैनियल के डॉगी को क्यों मारा? बोलो। समझ नहीं आता, दिमागी हालत में बीमार कौन है, डैनियल या एरिक? मैथ्यू, एरिक को हमारे साथ रखना खतरे से खाली नहीं होगा। इसे जल्द से जल्द हॉस्टल भेज दो, यहाँ से दूर, वरना ये हमारी इतने सालों की मेहनत पर पानी फेर देगा। मैथ्यू ने हॉस्टल कॉल करके अगले ही दिन एरिक की हॉस्टल जाने की तैयारी की। अगले दिन मैथ्यू डैनियल को लेकर डॉक्टर लियाम के पास गया। मिस्टर मैथ्यू, डैनियल की दिमागी हालत में अभी भी कोई सुधार नहीं है। जैसे वो 10 साल से वैसा ही है। आप टेंशन मत लीजिए। डॉक्टर, डैनियल की दिमागी हालत ठीक ना हो ये आपकी जिम्मेदारी है, इसीलिए तो मैं आपको लाखों रुपए हर महीने देता हूँ। हाँ, लेकिन मेडिसिन का लगातार बढ़ रहा डोज डैनियल के दिमाग पर बहुत गहरा असर कर सकता है। ऐसा कहकर डॉक्टर लियाम वॉशरूम के लिए निकल गए। वॉशरूम से बाहर आते वक्त एक चिपचिपी चीज से डॉक्टर का पैर फिसल गया और वो जोर से जमीन पर गिर गए। जमीन पर एक कांच का टुकड़ा पड़ा था। वो डॉक्टर के सिर में घुस गया। डैनियल बेटा, कहाँ हो तुम? मैं यहाँ हूँ पापा। डैनियल ने एक कमरे से आवाज दी। डैनियल उस केबिन में डॉक्टर थेटेस्कोप, मास्क, इंजेक्शन, कैंची, इन्हीं सब चीजों के साथ खेल रहा था। मैथ्यू उसे अपने साथ लेकर घर गया। अगले दिन डॉक्टर की एक एक्सीडेंट में मौत होने की खबर छपी। इंस्पेक्टर राठौड़ और कामिनी हॉस्पिटल पहुंचे इन्वेस्टिगेशन के लिए। सर, देखने में तो ऐसा लग रहा है कि जमीन पर गिरने की वजह से ये मौत हुई है। आसपास कुछ ऐसा नजर नहीं आ रहा है जिससे किसी पर शक हो। दिखने में तो ये एक एक्सीडेंट लग रहा है, लेकिन ये चिकनी सी चीज यहाँ आई कैसे?
जबकि बाकी का सारा वॉशरूम फ्लोर क्लीन है। कुछ तो है कामिनी। कामिनी, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो और इस हॉस्पिटल के सीसीटीवी फुटेज मुझे चाहिए। ओके सर। मैथ्यू को टेंशन होने लगी कि अब डैनियल का इलाज कहाँ होगा और कौन करेगा। मैथ्यू, डैनियल हमारे लिए कितना जरूरी है ये तुम जानते ही हो। जल्द से जल्द उसका कोई इंतजाम करो। डैनियल माइकल से बहुत डरता था क्योंकि माइकल सबके साथ बहुत स्ट्रिक्टली पेश आता था। डैनियल को समझने वाला, उससे प्यार से बात करने वाला और कोई नहीं था। मैथ्यू अगले दिन कुछ काम से शहर के बाहर गया था। घर के सारे नौकर भी अपना अपना काम खत्म करके चले गए थे। डैनियल भी अपने टेडी के साथ सो रहा था। थोड़ी देर में किचन से कांच के ग्लास की टूटने की आवाज आई। उस आवाज से माइकल की नींद टूट गई। माइकल अपने कमरे से बाहर आया। माइकल ने अपने मोबाइल की टॉर्च जलाई। कौन है? कौन है वहाँ? माइकल किचन से बाहर आया और उसने सामने जो देखा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम तो आधी रात को मैथ्यू घर पहुंचा। अंदर जाते ही उसने जो देखा मानो वो वहीं सुन्न हो गया हो। सामने डैनियल सोफे पर बैठा था। उसके पैरों के पास माइकल की लाश पड़ी थी और डैनियल हाथ में रखे चाकू से खेल रहा था। डैनियल एक साइको की तरह बात कर रहा था। हेलो पापा, आप आ गए? ये आपके लिए सरप्राइज है पापा। देखिए, माइकल अंकल हमेशा आपको डांटते थे ना, आज मैंने उनकी आवाज हमेशा के लिए बंद कर दी और अब आपकी बारी है पापा। मैथ्यू चिल्लाकर कहता है। डैनियल, तुम पागल हो गए हो क्या? ये सब क्या कर रहे हो? डैनियल ने गुस्से से मैथ्यू की तरफ देखा और बाजू में रखे फ्लावर पॉट मैथ्यू के सर पर मारा। मैथ्यू बेहोश होकर नीचे गिर गया। डैनियल ने चाकू से मैथ्यू पर वार किया। मैथ्यू को जब होश आता है तो वो हॉस्पिटल में होता है और सामने इंस्पेक्टर राठौड़ और कामिनी थे। हेलो मिस्टर मैथ्यू, अब कैसा लग रहा है? मैं यहाँ कैसे? और डैनियल कहाँ है? उसने मुझे मारना चाहा, वो पागल हो गया है। हाँ, आपके सारे सवालों के जवाब आपको और हमें जल्द ही मिल जाएंगे। इंस्पेक्टर राठौड़ और कामिनी मैथ्यू को पुलिस स्टेशन लेकर गए। वहाँ डैनियल को एक कुर्सी से बांधा गया था। हवलदार लालू पटेल उसके साथ खड़े थे। इंस्पेक्टर राठौड़ डैनियल के पास गए। बताओ, क्यों मारना चाहते थे अपने पापा को? मैं जानता हूँ डॉक्टर लियम को भी तुमने ही मारा है। बस इतनी सी खबर निकाल ली तुमने राठौर। मुझे तो लगा था कि तुम बहुत चालाक हो, लेकिन नहीं। अब सुनो, मेरे डॉगी को भी मैंने ही मारा था। डैनियल ने बताया कि जब एरिक गुस्से में उसके कमरे में आया था और उसे मारने की कोशिश की थी, तब डैनियल ने उसे जोर से धक्का दिया और उसे जमीन पर गिरा दिया। क्या हुआ एरिक भाई? आप अब जमीन पर कैसे गिर गए? आपको तो मुझे मारने का मन हो रहा है ना? मैं बताऊं? आपके मन में मुझे ऐसे मारने का ख्याल आ रहा है ना? ऐसे मारने का? और डॉक्टर लियम को कैसे मारा? डॉक्टर लियम को मारना मेरे लिए बहुत आसान था। जब वो मुझे चेक कर रहे थे, तब मैंने घड़ी देखी थी। उनके ब्रेकफास्ट में 10 मिनट बाकी थे। मैं जानता था कि ब्रेकफास्ट से पहले डॉक्टर लियम वॉशरूम जरूर जाएंगे फ्रेश होने के लिए। इसीलिए जब वो मेरे प्यारे पापा से बात कर रहे थे, तब मैं वहाँ से निकलकर पहले वॉशरूम गया और वहाँ फ्लोर क्लीन करने के लिए जो चिपचिपा लिक्विड था, वो मैंने जमीन पर डाल दिया। डॉक्टर लियम जैसे ही वॉशरूम में गए, उनका पैर फिसला और वो गिरकर मर गए। अपने बड़े पापा को भी मैंने ही मारा था। लेकिन तुम ये सब कर क्यों रहे हो? क्योंकि सब मुझे अपने हिसाब से चलाते हैं, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। मेरे पापा और बड़े पापा ने मुझे सिर्फ इसलिए जिंदा रखा क्योंकि सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम है। मुझे पागल बनाने की कोशिश की ताकि सारे डिसीजन लेने की अथॉरिटी उन्हें मिल जाए, और मुझे पागल करने में
डॉक्टर लियम ने इनका साथ दिया, इसीलिए मैंने सबको मार डाला। डैनियल की बात सुन राठौर ने डैनियल के पिता को गिरफ्तार कर लिया और साथ ही डैनियल को एक साइकियाट्रिक के हवाले कर दिया। वाह सर, आपने तो कमाल कर दिया। लेकिन सर, आपको इस पर शक कैसे हुआ? राठौर ने बताया कि जब उसने हॉस्पिटल के सीसीटीवी फुटेज को चेक किया, तब डैनियल से पहले एक कर्मचारी वॉशरूम को साफ करके बाहर निकला था और उसके बाद डैनियल वहां गया। अंदर जाते वक्त तो वो एक बच्चे की तरह लगा, लेकिन बाहर आते वक्त उसके ताव बदल चुके थे। और उसके बाद डॉक्टर लियाम वॉशरूम गए और जब मैंने सफाई कर्मचारी से बात की तो उसने बताया कि उसने सफाई अच्छे से की थी, लेकिन पता नहीं वहाँ पर वो चिपचिपा लिक्विड कहाँ से आ गया। बस तभी मेरा शक डैनियल की तरफ गया और मैंने उस पर नजर रखनी शुरू कर दी। वाह सर, आपका जवाब नहीं। अपना तो ऐसा ही है कामिनी।